अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज हम करेंगे अपने ये वॉशिंग एरिया जो मेरा है इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। और जो मेरी ऑटो वॉशर मशीन है इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। इसको सर्विस कह लें या इसको डीप क्लीनिंग कह लें। तो ये आज होगी और मैं आपको इसको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं साफ़ करने के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें मैंने वॉशिंग मशीन के साथ ही रखी होती हैं, सर्फ़ वगैरह। और क्योंकि मैं अपना मॉप वगैरह भी यहीं पे धोती हूँ इसी एरिया में, तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है ये एरिया। और ये मेरी वॉशिंग मशीन है, ऑटो वॉशर है, और ये मुझे काफ़ी साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। और इसका ये फंक्शन है कि इसका टब क्लीन जो होता है वो खुद ब खुद भी ये टब क्लीन करती है। और ये 2 बटन लिखे हुए हैं, इनको प्रेस करना पड़ता है और ये टब खुद ब खुद ही ये वॉश हो जाता है। अच्छा, टब तो वॉश हो जाता है, लेकिन अगर आपकी मशीन पुरानी हो चुकी है और आपके घर के कपड़े इसमें क्योंकि सबके घरों में बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं आजकल ऑटो वॉशर में, तो इनकी भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसकी क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। और मैं इसकी सर्विस भी खुद ही करती हूँ। और ये गंदी किन किन जगहों से होती है, और अक्सर घरों में ये भी शिकायत आती हैं कि कपड़े इन मशीनों में साफ़ नहीं होते हैं। तो जनाब इन मशीनों को भी साफ़ करने की ज़रूरत होती है। मशीनों का ढेर लाकर घर में रखने से कोई ये नहीं है कि आप मशीनों का ढेर लगा कर रखते जाएं। तो इनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। इनकी इंस्ट्रक्शन भी बुक्स जो आपको मिलती हैं वो देखनी पड़ती हैं, वो करनी पड़ती हैं। साफ़ करना पड़ता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो टब क्लीन को मैं चला दिया था। टब क्लीन को मैं महीने में एक दफ़ा चलाती हूँ, लेकिन जो इसकी सर्विस होती है बिल्कुल जो अच्छी तरह करनी पड़ती है वो 2 से 3 माह बाद लाजमी करनी पड़ती है। तो ये इसके अंदर से ये निकलता है, ये इसका जो रॉड होता है। और मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाती जा रही थी कि ये जो रबड़्स होते हैं, इन रबड़ के अंदर भी बहुत सारी मिट्टी होती है। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही क्लियर कट आपको दिखाऊंगी कि ये देखें, ये अभी मैं पता नहीं आपको कैमरे में दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये जो रबड़ होते हैं, इन रबड़्स के अंदर भी काफ़ी मिट्टी और मैल और कुछ ना कुछ जो भी मैंने आपको दिखाया था, कभी सिक्का वगैरह भी फंस जाता है इधर ही, तो ये रबड़ के अंदर आ जाता है। यहाँ से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, जिनको शिकायत होती हैं कि हमारे कपड़े इस मशीन में साफ़ नहीं होते हैं, या निकालते वक्त जो इसका ये ड्रॉज है ना, इसको भी निकालना पड़ता है। इसको थोड़ा सा जहाँ से मैंने उंगली से प्रेस किया हुआ था, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये दराज निकल आएगा, और इसको भी वॉश करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो है ना फ्रंट लोड मशीन का सर्फ़ जो होता है ना वो स्पेशल आता था, कुछ कुछ मार्ट्स में मिलता होता था, तो लेकिन अब वो बंद हो चुका है। तो फिर मैं जो रेगुलर सर्फ़ एक्सेल था वो यूज़ करती थी। तो वो क्योंकि इस मशीन के लिए नहीं होता है, इसलिए ना इसके जो अंदर से कुछ फंक्शंस का होता है इशू। तो ये देखिए अंदर से ना वो वाला जो सर्फ़ जो मैं रेगुलर सर्फ़ एक्सेल यूज़ करती थी, तो वो अंदर से जम जाता है। आजकल उसकी जगह पर आ गया है मैक्स लिक्विड। तो मैक्स लिक्विड इस मशीन के लिए बेस्ट है। और इसको फिर भी मैं देखें दराज को निकाला है, और इसके अंदर से भी अच्छी तरह आपने इसको वॉश करना है। ये मेरा पास फीडर धोने वाला एक ब्रश है, एक मैं वो यूज़ करती हूँ, और एक ये टूथ ब्रश, क्योंकि ये रबड़ बहुत नाजुक होते हैं और ये मशीन बहुत नाजुक है। तो इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हमने इसको साफ़ करना होता है। टब के अंदर भी मैंने एक दफ़ा कपड़ा लगा दिया है, और अंदर से मैंने आपको दिखाया कि मैं रबड़ भी कैसे अंदर से अच्छी तरह हाथ से उंगली के साथ ऐसे करके ना घुमा घुमा के तो इसको साफ़ करना पड़ता है। और एक दफ़ा फिर मैंने इसको हल्का सा लिक्विड जो मेरा पड़ा हुआ था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसकी झाग बनाकर तो मशीन के ऊपर एक दफ़ा फिर से पहले एक साफ़ कपड़े से साफ़ किया था, फिर उसको मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ किया था, सर्फ वाले कपड़े से। और दराज वाली जगह को मैंने अंदर टूथब्रश और फीडर वाले ब्रश के साथ साफ़ किया है। और जो ये जो नीचे वाला है वो इसको भी मैंने ब्रश के साथ अच्छी तरह साफ़ कर दिया। ये जो नीचे बनी होती है ये बास्केट, इस बास्केट के अंदर भी बहुत सारा कचरा फंस जाता होता है। कभी आपने सेफ्टी पिन बच्चों ने लगाई होती है, या आपने कभी कहीं लगाई होती है, तो ये इस बास्केट के अंदर आ जाती है। और इसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब एक साफ़ सुथरा सा टॉवल ले लें, हैंड टॉवल ले लें, या कोई भी साफ़ टॉवल लेकर इसको अंदर से और बाहर से अच्छी तरह इसको ड्राई कर लें, और इस बास्केट को
दोबारा अंदर लगा दें। और फिर उसके बाद ये जो पाइप होता है यहाँ से भी पानी की वेस्टेज होती है और इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा होता है, इसको वापस अंदर को करें और इसको थोड़ी सी टिक की आवाज़ से ये अंदर को फिट हो जाता है। और इस दराज को भी अच्छी तरह पानी साफ़ टॉवल के साथ, ड्राई टॉवल के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। और जो मशीन का जो था दराज दराज इसको भी अंदर वापस डाल दें। और अब ये मेरे पास स्टील आस्टोनिश का स्टील क्लीनर है, ये मैंने आपको दिखाया। इसके साथ मैं जो इसकी बाकी एरिया है, ये देखें मशीन मेरी काफ़ी गंदी हो चुकी थी, इसको देखें अब कुछ ही टाइम लगा है और इसकी डीप क्लीनिंग भी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको इस तरह साफ़ करना। तो कुछ पैसे भी बचा लेने चाहिए। आप जो भी बंदा सर्विस के लिए आप बुलाएंगे तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार आपसे या इससे भी ज़्यादा लेता हो। तो पहले मेरे मियाँ ने मुझे सिखा दिया था इसको सर्विस करना कैसे करते होते हैं। एक दफ़ा जब हमने न्यू न्यू ली थी तब हमने एक बंदा बुलाया था और उसने आके हमारी सर्विस करके दी थी। तो उसके बाद कुछ बुक्स भी इसके साथ जो मिलती हैं तो उनको भी रीड करके आपको इसको हैंडल करना आ ही जाता है। और मशीनें कोई भी हैं आपके घर में, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आप इतनी महंगी चीज़ें लाएं और उसको ऐसे ही ला कर घर में रख दें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। लाजमी है कि पैसा हर किसी के पास हो और ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ही ये मशीनें एक ख़राब हुई तो फिर दूसरी बार ले आएँ, फिर तीसरी बार ले आएँ, ऐसा ना किया करें। बल्कि कोई भी नहीं करता है लेकिन ख्याल मेरा तो ये है कि आप अच्छी तरह इन चीज़ों का ख्याल रखा करें ताकि ये सालों चलती रहें ये हमारी मशीनें। आजकल तो वैसे भी महंगाई बहुत हो चुकी है, जहाँ सर्विस करने के आपके पास पैसे 4 से 5 हज़ार लग जाएं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। और एस्टोनिश लगा कर फिर मैंने इसको अच्छी तरह एक ड्राई सॉफ्ट लॉन का था मेरे पास दुपट्टा पुराना, उसको मैंने फाड़ कर तो इसको किया है सही। पुराना लॉन का दुपट्टा होता है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है तो वो इस यूज़ के लिए अच्छा रहेगा। और आज फिर ये देखें मेरा ये वॉशिंग एरिया है, इस वॉशिंग एरिया को भी मैंने साफ़ करना है। मैंने बताया था आपको इस जगह पर मेरे ना रास्ते में ये जो विंडोज़ हैं कमरे की वॉशिंग एरिया पर, तो इधर रूम कूलर मेरा पड़ा होता था तो इधर आना जाना जो है गर्मी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो 2 महीने हो गए थे ये इसकी भी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि लगे हाथों आज इसको भी साफ़ कर दिया जाए। माहम को मरियम ने पकड़ के रखा हुआ है और आज माहम का कुछ मूड भी सेट है तो वो मेरे इतने करीब नहीं लग रही है और इसलिए मैं फिर आज तसल्ली से ये काम कर रही हूँ। तो ये वॉशिंग एरिया है, इसको मैंने जो स्वीप होता है क्लीनर वो मैंने डाल के कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। और वॉशिंग मशीन को धोने के साफ़ सुथरा करने के बाद कुछ मैंने भी 15 मिनट का रेस्ट लिया था। और अब 15 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा इस एरिया में आकर इधर इसको ग्लव्स पहन लिया करें जब भी आप ये जो स्वीप क्लीनर का इस्तेमाल किया करें। क्योंकि मेरे तो नाखून जो है ना बहुत ही ज़्यादा और इरिटेशन हो जाती है नाखून में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो जिस तरह की ये चीज़ें इस्तेमाल करूँ तो ग्लव्स वगैरह पहन लिया करूँ। और ये देखें ये बिल्कुल ही इसको एक दफ़ा ही कपड़ा मैं लगाऊंगी, ये स्कॉच ब्राइट है, इसको मैं लगाऊंगी तो ये मेरा बिल्कुल ही नीट क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ही काली, यहाँ पर क्योंकि मैंने मॉप भी यहीं पे धोना होता है और कुछ जो हाथ धोने वाले कपड़े होते हैं वो भी इधर ही बैठ के करने होते हैं। और यकीन करें फैसलाबाद में तो इतनी शदीद गर्मी, बल्कि पाकिस्तान में तो तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में गर्मी ही शदीद पड़ती है। तो ये मैं एक दफ़ा आपको पहले भी एक व्लॉग में दिखा चुकी थी। मैं पहले मेरी मशीन नीचे पड़ी होती थी तो मेरी बैक एक की वजह से मैंने ना ये इधर शेल्फ़ बनवाई थी, तो ये मशीन मेरी अब ऊँची हो गई है और कपड़े डालने और निकालने आसान हो गए हैं। तो नीचे ये जो जगह बन गई है इसमें मैं अपनी जो मैले कपड़ों वाली बास्केट्स होती हैं, कुछ मॉप्स वगैरह वो भी इधर रख देती होती हूँ। और आज ये भी अच्छी तरह साफ़ हो गया है क्योंकि ये एरिया ऊपर से भी खुला है तो बारिश वगैरह या आंधी वगैरह आती है तो इस जगह पर मिट्टी वगैरह बहुत आ जाती है। तो इसको भी मैं क्लीन कर देती होती हूँ। ये काफ़ी अरसे से क्लीन नहीं हुआ था, आज बिल्कुल ही ये अब मेरे दो महीने अच्छी तरह निकल जाएंगे इस क्लीनिंग में ही। मतलब इसको डेली आज तेज़ाब के साथ तो नहीं धो सकते हैं हम, ये मैंने सारी अंदर बास्केट्स डाल दी हैं
और ये देखें ये एरिया बिल्कुल ही नीट क्लीन हो गया है। तो ये देखें सारा ही साफ साफ सुथरी जगह देखकर इतना दिल को सुकून मिलता है और काम करने में भी मज़ा आता है कि ये और एक थकावट तो मैं समझती हूँ कि हो जाती है, लेकिन जो दिल को करार और जो खुशी मिलती है ना कि आपने जो काम ख़त्म किया है। मैं किचन में आ गई हूँ और आटा मैंने लो लिया है और उसके बाद मैं बना रही हूँ चिकन, लेकिन मेरे जो है ना मुंडे वो जवाब दे गए हैं कंधे तो मैंने इनके पापा से कहा है बाकी सालन आप बनाएं और मरियम आटा गूंदेगी। और ये हमज़ा को मैंने कहा है कि बाहर से ना मेरा जो पुदीना नहीं पड़ा हुआ था तो न्याज़ बो की चटनी जो है ना वो आज बना लेते हैं, शोरबे वाला सालन होगा। और इसके साथ ही जो है ना ये हमज़ा और मैं बाहर से न्याज़ बो के पत्ते ला रहे हैं और इसकी अब बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी। कभी आपने अगर नहीं बनाई तो ये ज़रूर बनाइएगा। हरा धनिया नहीं, हरा धनिया नहीं मैंने डाला, न्याज़ वो ये बाहर देखिए कड़कती धूप चमकती धूप। और ये न्याज़ वो है, कुछ एक हरी मिर्च डालूँगी और कुछ इसमें मैं डालूँगी अनारदाना। तो मैं नहीं खुद बना रही क्योंकि मैंने बताया मेरे मुंडे जवाब दे गए हैं, तो ये भी सारे बच्चे सारे खुद ही काम कर रहे हैं। और रोटी भी बाज़ार से आएगी, रोटी उमर लेने गया है, चटनी मरियम बना रही है और आटा शाम की रोटी बनेगी। आटा तो गूंद चुका है लेकिन ये रोटी बाज़ार से ही आएगी, सालन इनके पापा बना रहे हैं। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। आप लोग चुप करके देख के निकल जाते हैं, लाइक भी किया करें। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।